तो मैं कह ये रही हूँ कि हमें ये रिक्वायर्ड मुझे ये रिक्वायर्ड है आपसे। आपने ये जो है ना बेसिकली दिस विल सेट योर डायरेक्शन। आपने जो भी स्टार्ट से इंट्रोडक्शन से लेकर आखिरी चैप्टर तक कंक्लूजन तक जो भी काम करना है, ये फिर बेसिकली दिस इज़ द क्वेश्चन ना कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल चॉइसेस ऑन द फर्म प्रॉफिटेबिलिटी। इसके लिए इसको मैं पहले चैप्टर में इंट्रोड्यूस करूँगी, इसी के बारे में मैं गैप आइडेंटिफिकेशन, इसी टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें करूँगी, इसी के क्वेश्चंस मैं डिज़ाइन करूँगी, इसी के बारे में लिटरेचर लिखूँगी, इसी को चेक करने के लिए मैं वो डिफरेंट डेटा कलेक्शन करूँगी। डेटा कलेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट्स आएँगे उसको मैं बता दूँगी कि आइदर देयर इज़ एन इम्पैक्ट और देयर इज़ नो इम्पैक्ट। तो अभी आपसे 2-3 लोगों का जैसे अभी ये नूरुल ऐन आपका, अली आपका, आप लोगों ने अभी सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई किया है। अभी आपने ये चीज़ टॉपिक आइडेंटिफाई नहीं किया या आपकी यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज में आपने अभी अभी सिर्फ टॉपिक आइडेंटिफाई किया है, टाइटल आइडेंटिफाई नहीं किया। समझ में आई? तो दिस यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसके लिए मैंने आपके साथ वो शेयर की थी, आपकी जो फैक्ट शीट है मैं देखती हूँ अगर मेरे पास अभी डेस्कटॉप पे पड़ी हो, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअली मैं क्या कह रही हूँ। फिर चलते हैं उस पे गूगल स्कॉलर पे मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट बेसिकली है वो। अगर किसी के पास है तो मुझे शेयर कर दो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है एंड आई कांट मिनिमाइज़ द स्क्रीन। तो अली अगर इफ यू कैन शेयर इट, अगर आपके पास डेस्कटॉप में या कोई अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है और उसके पास ये है तो मुझे मेरे साथ शेयर कर दें। बस मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, ये ठहरो मैं देखती हूँ अगर खुल सके तुम लोग के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से खुल सके तो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये जो बेसिकली फैक्ट देखो, किसी भी स्टडी को देख के फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये आपको एक आर्टिकल दिखाया, इस आर्टिकल को देख के अगर आप इसी को रेप्लिकेट कर दें, जैसे मैंने बैंकिंग में किया है, तो आप इसी को टेक्सटाइल में रेप्लिकेट कर दें, तो ये बहुत मिनिमल लेवल का कंट्रीब्यूशन है। है तो सही ये भी कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये बहुत ही मिनिमल लेवल का कंट्रीब्यूशन। इसे बहुत ही कहते हैं बस जो है ना वो एक फॉर्मेलिटी पूरी की हुई इस किस्म की। अगर आपने अच्छी रिसर्च सीखनी है तो दिस इज़ नॉट द वे कि आप इसको कोई भी एक टॉपिक लें और हुआ है और किसी दूसरे सेक्टर पे कर दें, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर अच्छी रिसर्च अगर आपने करनी है और सीखनी है, तो आपको जो चीज़ आप जिस तरह आप टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं वही आप आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, शेयर करती हूँ मैं ये, एक मिनट जस्ट सेकेंड, स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर मुझे बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेसिकली जो ये ब्रेकअप बनाया हुआ है ना, ये बेयर मिनिमम ब्रेकअप बनाया हुआ है। इसमें आपने इसको इसको डाइसेक्ट कर देना है किसी भी एक आर्टिकल को देख के। अब उससे क्या पता चलेगा? उससे ये पता चलेगा कि इसमें वेरिएबल फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने ये आर्टिकल आपके सामने खोला है ना, तो इसमें ऑथर्स तो लिखे हैं मैंने, ऑथर से तो ऑब्वियसली वो नहीं है, ये लिख दी है मैंने। मैंने सबसे पहले इस पे देखना है कि ये किस नंबर ईयर का है आर्टिकल, किस जर्नल का है। कुछ समटाइम्स ये भी चीज़ होती है कि वैसे तो जनरली जितने भी स्टूडेंट्स हैं रिसर्च करे होते हैं और टॉपिक फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैंने देखना है कि वो किस-किस एरिया के साथ, किस-किस वेरिएबल्स के थ्रू या किस कॉम्बिनेशन के साथ स्टडी हुआ है, तो मैं उसको इसी में देखती हूँ। मतलब गूगल स्कॉलर में जाके टाइप करूँगी तो मुझे बेतहाशा इसकी डायमेंशंस मिल जाएँगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फर्म परफॉर्मेंस के साथ देखा गया है, किसी और वेरिएबल के साथ देखा गया है। अच्छा, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इटसेल्फ डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने अभी ये लिखा है फाइनेंशियल चॉइसेस को मैंने मैंने डेट और इक्विटी के साथ, अब ये जो डेट एंड इक्विटी है ना बेसिकली, 1 मिनट जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट ठहर जाओ, बताती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। अच्छा ये देखें, अब ये जो वेरिएबल का लफ्ज़ मैं बार-बार इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल, मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि मैं अवेयरनेस का इम्पैक्ट, अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल चॉइसेस का इम्पैक्ट देखूंगी फर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे। ये मैंने डिफरेंट जो आर्टिकल्स है उनको गो थ्रू किया, मुझे लगा कि इस पे काम नहीं हुआ। अब अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल चॉइसेस को मैंने कैसे मेजर करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, इसका डेटा मैं कैसे कलेक्ट करूंगी। देखो, ये डेट रेशो और डेट इक्विटी रेशो के ज़रिए मैं इस चीज़ को मेजर करूँगी। तो जिस चीज़ के थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा है ना कि ये इस रेशो के थ्रू मैं इस इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस का मेजर करूँगी। तो ये डेट रेशो, अब मैं जो डेटा कलेक्ट करूँगी डेट रेशो का, वो अल्टीमेटली क्या चीज़ बता रहा है मुझे, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बता रहा है। तो जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं ना, उसको आप बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ थिंग जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ आईवी होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं।
जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ऑब्वियसली वो डिपेंड करे होते हैं किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो आप बेसिकली अपनी रिसर्च स्टडीज में कुछ आईवीज का इम्पैक्ट डीवीज पे देख रहे होते हैं। खास तौर पे ये जो पैनल डेटा की बात करी, पैनल डेटा जो आप सब अभी ये लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले जो एरिया वाले लोग हैं ना, उनका जो डेटा होगा वो पैनल डेटा है। तो ये बेसिकली सी बात है। अब जैसे देखो, आपने कहा ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने उसका इम्पैक्ट आपने चेक करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे ये जो मॉडल आपका इस तरह बनेगा, या बेसिकली बेशक इक्वेशन कोई और आर्टिकल भी देख लेते हैं, बट कोई दूसरा आर्टिकल भी देखती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देके बताती हूँ। ठहरो, अगर कोई खुल जाए तो। जैसे अभी देखना, मैं ये आर्टिकल खोलती हूँ ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये स्क्रीन शेयर हो रही है ये? यस मैम। अच्छा, ये देखो, अब जैसे ये है ना, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब देखो इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे मेजर किया होगा। सिर्फ आपको डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये इसका एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ लें तो आपको पता चल जाता है। अगर लेट्स सपोज नहीं डिटेल इसमें दी हुई, देन यू नीड टू गो फर्दर इनटू द डिटेल्स। अब देखो जैसे इसने पैनल डाटा यूज किया, इसने क्या देखो, ये 19 सेक्टर्स 59 कंट्रीज का इसने डेटा कलेक्ट किया है 2013 से लेकर 2015 तक। 1207 इसकी कंपनीज थी। टेक्निक इसने कौन सी इस्तेमाल की है, इसने मल्टीपल एम्पेरिकल टेक्निक्स हैं, उसने कोई स्पेसिफाई नहीं की हुई, ये एक जनरल इसने बात कर दी है। यानी कि मुझे इसमें से वेरिएबल्स का नहीं पता चल रहा जो मैं समझाने की कोशिश करी हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसको डिटेल, अब ये डिटेल में तो मुझसे नहीं खुलेगा, मतलब कैसे मैं खोलूंगी, तो खोलने का तरीका देखो आर्टिकल। मैं भी इसकी साय हब की वेबसाइट है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ या नहीं, फिर गायब हो गई है। ये स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है अभी आपको? यस मैम, हो रही मैम शेयर हो गया। मैम शेयर हो शेयर रही है है। मैम। अच्छा, अभी ये साय हब की मैंने वेबसाइट खोली है, ये शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये देखो, अब ये साय हब की मैंने ये वेबसाइट खोली। यहाँ पे ये सबसे पहला जो मैंने ये रिमूविंग बैरियर्स, ये जो एक बना हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने खोला, ये आ गया। ठीक है, अब ये वापस मैं अपने आर्टिकल पे गई हूँ। देख रहे हैं आप ये आर्टिकल जो मैंने खोला हुआ है, ये स्क्रीन, इसकी मैंने ये DOI नंबर है, इसको कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। देख रहे हैं ना आप सब साथ साथ? इसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, तो अब वो आर्टिकल पूरा खुल जाएगा। यस। कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आपको इस तरह गूगल स्कॉलर पे नहीं पूरे मिलते, तो वो फिर आपने इस तरह से खोलने हैं। ठीक है, ये देखो पूरा आर्टिकल खुल गया। अब इसमें जाके देखना है कि इसने देखो इसका आर्टिकल ये है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब है कि आपने जो टॉपिक चूज किया वो पहले से उस पर काम हुआ हुआ है। तो अब आप उसको कैसे मुख्तलिफ बनाएंगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को? तो देखो इसने अब कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेजर किया होगा, हम इसको देख लेते हैं जाके। इसका मॉडल देख लेते हैं, मॉडल देख के हमें पता चल जाएगा। या तो उसने कोई इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाया होगा, या फिर इसने वो थ्योरेटिकल, जैसे मैंने डायग्राम दिखाई है ना आपको, या तो वैसी डायग्राम होती है, या फिर ये इस तरह के मॉडल्स होते हैं। ये मॉडल बेसिकली इसकी मैं बात करी। इसका फाइनल जो मॉडल होगा वो देख लेते हैं कि कौन सा है, अगर इसने आगे कहीं दिया नहीं, आगे रिजल्ट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसका मॉडल है। देखो इसने ये वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, ये 1 2 डिविडेंड है, एम्प्लॉयज का नेचुरल लॉग लिया, एसेट्स, इन सारी, ये बेसिकली सारे वेरिएबल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए गए हैं टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए इसने ROE का इस्तेमाल किया है। तो सेकेंडरी डेटा पे जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह का इकोनोमेट्रिक मॉडल इसे बोलते हैं, ये आप भी बनाएंगे। ये बेसिकली y इज इक्वल टू a+bx वाली इक्वेशन है। तो जो bx है ना, बेसिकली β1 β2 β3 β4, ये सारी चीजें हैं ना, ये वेरिएबल्स हैं जो आप अपने मेन वेरिएबल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ना, मेरा टॉपिक होता कि द इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो लिक्विडिटी के लिए मैं अकाउंट रिसीवेबल भी ले सकती हूँ, मैं अकाउंट इन्वेंट्री भी ले सकती हूँ, मैं करंट एसेट भी ले सकती हूँ, मैं और भी मतलब लिक्विडिटी में और भी जो चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल लायबिलिटी साइड में अकाउंट पेबल्स भी ले सकती हूँ। तो ये चीज़ें मेरी जो सारी मिल मिला के, जिनका मैं डेटा इकट्ठा करूंगी और ये इक्वेशन में लिखूंगी, तो वो मैं डेटा ये सारी चीज़ें मेजर करेंगी लिक्विडिटी को, अगर मैं लिक्विडिटी का इम्पैक्ट चेक कर रही हूँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। और ROE जो है वो मुझे हेल्प करेगी मेजर करने में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। समझ में आई? तो आप जब ये कहते हैं ना कि मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया फाइनलाइज किया है, तो मुझे नहीं समझ में आती कि इसमें कैसे आपने क्या करेंगे आप, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैं ये 3 4 बातें हैं, इनको मैं स्टडी करूंगी, और इनको मैं क्यों स्टडी करूंगी, वो मैंने कहाँ से देखी है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको रैंडमली बता दिया
कि मैंने लिक्विडिटी की बात की तो मैंने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज और अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंटरी और अकाउंट पेबल ले लिए, तो चलो जी लिक्विडिटी मेजर कर ली। मुझे आई हैव टू जस्टिफाई दैट व्हाई आई हैव चोजन दीज, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैंने उनकी उसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी है। वो हो सकता है आपको किसी ना किसी आर्टिकल में से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से इसकी फाइनल कंक्लूजन में जाते हैं, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि कोई गैप, कोई नई चीज़ हमने अपनी रिसर्च ज़ाहिर है इसीलिए करते हैं ना, कोई नई चीज़, कोई नया पैराडाइम, तो आप इसका कंक्लूजन पढ़ें। कंक्लूजन में आपको इसकी लिमिटेशंस में या रिकमेंडेशंस में पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इसमें आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, कोई ना कोई क्लू इसमें मिल जाता है, कोई ना कोई वेरिएबल उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है। देखो उसने लिखा है फर्दर स्टडीज शुड बी डेवलप टू एक्सप्लेन द अननोन वेरिएशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस किस्म की कोई बात पता चलती है तो उससे आपको क्लू मिलता है कि अच्छा ये वेरिएबल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप उसका कंक्लूजन देखें कि जो भी स्टडी, कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ें, उसको फैक्ट शीट में उसको डाइसेक्ट करें, इसका कंक्लूजन पढ़ें जिसमें से आप देखें कि फ्यूचर रिसर्चर क्या कर सकता है, तो फिर आप वो करें काम। तो दैट रिसर्च, उसमें कुछ पोटेंशियल होगा जो पहले नहीं हुई भी होगी, और पब्लिकेशन करने वाले पब्लिशर भी उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन एक रिसर्च जो पहले से हुई भी है, सिर्फ सेक्टर चेंज कर लेना इज नॉट दैट बिग थिंग। और दूसरी चीज़ ये कि चलिए आप कर भी लेते हैं कि आप चाहते हैं कि चलो मैं यही, मतलब कुछ वेरिएबल्स हैं, मैंने यही मॉडल मैंने एज इट इज पिक कर लिया, मैं भी यही डेटा कलेक्ट करूंगी इन्हीं वेरिएबल्स का और किसी दूसरे सेक्टर पे कर लूंगी। लेकिन बट यू हैव टू जस्टिफाई कि व्हाई दैट सेक्टर नीड्स दिस रिसर्च। आपकी जो रिसर्च आप करने लगी है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंश्योरेंस सेक्टर चूज कर लिया है और आप चाहती हैं कि आप यही मॉडल को आप उधर इन्वेस्टिगेट करें, तो वाई, इस वाई का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा इन्हीं आर्टिकल्स में से कि क्या, या क्या रैशनेल आप डेवलप करेंगी कि क्यों मैं कर रही हूँ इंश्योरेंस में, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या होती भी है वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योरेंस कंपनीज में, या होती ही नहीं है और आप वैसे ही टोटल पूरा कर रहे हैं। समझ में आई? तो इसमें जो भी आप काम करते हैं रिसर्च में, उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है। ऐसे ही नहीं कुछ खुद से आप सोच लेते कि मैं ये करूंगा। कुछ भी वेरिएबल्स हो, अब आप ये तो आपको समझ में आ गई ना कि इकोनोमेट्रिक मॉडल होता है, और इकोनोमेट्रिक मॉडल में फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो मैंने ये आगे अब आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट वेरिएबल्स आई एम गोइंग टू चूज टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो फिर आप उसको देखें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कॉम्बिनेशन, आप 3-4 आर्टिकल्स पढ़ें, उनके इस तरह के मॉडल्स पढ़ें, उनको नोट डाउन करें, फिर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। दैट इज ऑल्सो योर कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑब्वियसली जो आप नया मॉडल डेवलप करेंगे वो पहले तो किसी ने नहीं किया होगा ना, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन डेवलप करेंगे, आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे मॉडल को। तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूशन। और वो जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है, वो भी आपने जस्टिफाई करना होता है कि वाई यू हैव डेवलप्ड दिस कॉम्बिनेशन। तो अगर आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो दैट इज, इसमें वर्थ, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना मॉडल की, वो बढ़ जाती है। और अपनी वर्किंग को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि जब आप इसको डिफेंड करते हैं ना अपने टॉपिक को, तो आप ऐसे कोई मतलब वो नहीं कर सकते, मतलब एक वेग सी बात नहीं करते। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अपने हर आर्ग्यूमेंट में, बिकॉज आपके सामने लोग बैठे हुए हैं ना, उन्होंने पीएचडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में की हुई है, तो इसलिए ये चीज़ें देख के सबको अच्छी तरह, हर चीज़ को देख के और समझ के करना है। ठीक है, पहले टॉपिक, अब जैसे फॉर एग्जांपल, और एक तो चीज़ ये होगी जो मैं समझाने की कोशिश करती, पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं। एक चीज़ ये भी बतानी है आपको कि जब आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने मॉडल का बना लिया, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सपोज कर लेती हूँ कि आपने यही मॉडल चूज कर लिया। वैसे तो आप 3-4 आर्टिकल्स पढ़ के उसका कॉम्बिनेशन भी कोई नया बना सकते हैं, मतलब शफल करके, ये भी हो सकता है चीज़। सपोज आपने यही मॉडल उठा लिया, इसी मॉडल को आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे सेक्टर पे जाके मैं अप्लाई करूं, तो आप ये भी देखें कि क्या दूसरे सेक्टर की एनुअल रिपोर्ट्स में से आपको ये डेटा मिल जाएगा, इसका बोर्ड की इंफॉर्मेशन आपको 10 साल की या 5 साल की मिल जाएगी इस इंडस्ट्री में। क्या उस इंडस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी देखें आप। क्या उसकी हो सकता है आप ये टॉपिक फाइनल कर लें, आप चैप्टर में 1 भी लिख लें, 2 भी लिख लें, तीसरे में जाके आपकी डेटा फाइल ही ना बने क्योंकि आपको बोर्ड का डेटा ही नहीं मिल रहा, आपको डिविडेंड का डेटा ही नहीं मिल रहा, कंपनी कोई डिविडेंड देती ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ देती हैं कुछ नहीं देती। तो ये चीज इसलिए मैं कहती हूँ कि मेथोडोलॉजी पे भी यू हैव टू फोकस। अब तो अभी कंसेप्चुलाइजेशन, एक हफ्ता ये ले लें, इसमें पूरा अपना स्ट्रक्चर कंसेप्चुलाइज करें। कंसेप्चुलाइज करके देन एम्बार्क ऑन द, जब राइटअप पे आते हैं ना आप, तो राइटअप तो आप एक हफ्ते में कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि राइटअप करना इज नॉट, जब आपको ये पता हो कि आपने करना क्या है और आपका पाथवे डिसाइडेड हो, तो ये करने, लिखना और ये सारी चीज़ों को जैसे मेथोडोलॉजी है वो करना तो एक दिन का काम है। आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक ट्यूटोरियल हो, उसको देख के आप एनालिसिस नहीं कर सकते। एक तो पेपर है ये जिसका आपने करना है, एक तो सीखनी है चीज़, तो वो तो बंदा सीख लेता है। लेकिन बात ये है
ये चीज़ कंसेप्चुअलाइजेशन इज डिफिकल्ट, ये टफ पार्ट है आपकी पूरे के पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का, और आगे भी जब कभी भी आप रिसर्च करेंगे तो ये चीज़ है। अगर आप मॉडल को रेप्लिकेट कर रहे हैं या मॉडल नया डेवलप कर रहे हैं, यू हैव टू सी कि इसका डेटा मुझे मिल जाएगा, मैं किस बेसिस पे इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रही हूँ, व्हाई देयर इज अ नीड। सपोज करो यहाँ पे, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ये मॉडल होता और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की चीज़ें लिखी हुई होती, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है लेट्स सपोज, और मैंने ऊपर ये लिखा होता कि मैं बैंकिंग सेक्टर में चेक कर रही हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो क्या ये जस्टिफाइबल था? क्योंकि इन्वेंट्री तो बैंकिंग सेक्टर में होती ही नहीं है, तो कैसे मैं अपना मॉडल जस्टिफाई, तो यहीं भी गलत हो जाती बात। तो जब आपका मॉडल ही गलत है तो आपका बाकी सारा काम मल्टीप्लाई टू जीरो है। तो इसलिए कंसेप्चुअलाइजेशन पे फोकस करें और अपना पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लें, जिसमें आपके पास पहले मेरे साथ ये डिस्कस कर लें कि ये मेरा मॉडल है, इसका डेटा कैसे कलेक्ट होगा, इसका में सेक्टर कौन सा है, मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, मैंने मॉडल क्यों बनाया है। ये जो जितने वाई है ना, इनका अगर आप आंसर अभी क्लियर कर लेंगे तो आपको फाइनल डिफेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अभी की स्ट्रगल है, अगर अभी इसको क्लियर कर लिया तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो अभी तो किसी ना किसी तरह डाटा रेडी हो जाएगा, लेकिन इसको डिफेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। समझ में आई बात? सुनो, Yes, मैं खुद ma'am. से तो नहीं बातें किए जा रही। हेलो, समझ में आ रही है? यस मैम, जी मैम आ गई है। यस तो मैम। अभी मैंने ये जो आपको साइहब वाला एक सिचुएशन बताई है, आप अपनी दोबारा से जो भी आर्टिकल आप देखें ना, तो 4-5 आर्टिकल्स को उस एरिया पे, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आप देख सकते हैं, स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी पे देखें आप। जो है ये एक मिनट जैसे सेकंड, गूगल स्कॉलर पे जाके कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल जैसे CSR इज अ टॉपिक, तो CSR एक बहुत बड़ी डोमेन है, उसमें बहुत स्कोप है काम का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। आप एक काम ये भी हो सकता है कि आप जो टॉप जर्नल्स हैं, मैं एक लिस्ट शेयर करती हूँ जर्नल्स की, उसमें से कोई एक जर्नल लेटेस्ट सेलेक्ट कर लें और उस जर्नल में जाके देखें कि किस ट्रेंड पे, किस टॉपिक्स पे रिसर्च हो रही है। वो उनमें से कोई टॉपिक चूज कर लें जो आपको समझ में आता है कि ये टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक हो सकता है, उस जर्नल में देखें क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किस टॉपिक पे रिसर्च करें, उसमें से कोई एक टॉपिक पे कर लें। ये भी एक आसान तरीका है कि अगर आपने चूज करना है कि व्हाट शुड बी माई मतलब एरिया, तो ये अगर आपने नई चीज की तरफ जाना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ 2-3 जर्नल्स शॉर्टलिस्ट करें। अब जैसे जो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को टारगेट कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जर्नल को टारगेट करें, तो वहां से उन्हें हेल्प मिल जाएगी कि क्या नई चीज वो लेके आए अपने अपने टॉपिक में। तो ये भी जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें जाके जरा लेटेस्ट देखो। फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, उसमें तो सारे आर्टिकल रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं। फिर एक जर्नल ऑफ फोरकास्टिंग है, उसमें जाके देखो। मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करती हूँ जो अच्छे जर्नल्स है ना, HEC रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, एक चीज और भी मैंने बतानी थी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नो मैम। नो मैम, अच्छा, अभी नहीं हो रही। अभी देखिएगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये HJRS है। HJRS ये HEC ने डेवलप किया हुआ है। ये सारी सारी की सारी कैटलॉग है। जैसे अभी हम लोग, आपको शायद इस बात का आइडिया हो, X कैटेगरी जर्नल, Y कैटेगरी जर्नल। Y जो है सबसे बेसिक है, फिर X कैटेगरी जर्नल है, फिर W कैटेगरी जर्नल है। तो जितने भी जर्नल है ना डिसिप्लिन वाइज, इस वाले आपको उसमें मिल जाएंगे। कोई एक जर्नल आप सेलेक्ट करें, आपको अब पता चल जाएगी। ये सारे जर्नल जो है ना रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब डिसिप्लिन वाइज देख लेते हैं। जैसे मैंने मैनेजमेंट साइंसेज में जाती हूँ मैं, तो इसमें से कोई आप चूज करें। अकाउंटिंग की तरफ ना जाएं, फाइनेंस की तरफ रहें, बिकॉज फाइनेंस का ही आपका मेजर्स है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस के पे चले जाते हैं, ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट में देख लेते हैं। फाइनेंस का ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं है, क्योंकि अगर अकाउंटिंग में जाएंगे तो प्योर वो कोर आपकी आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं X कैटेगरी, Y कैटेगरी देखते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएंगे आपको। देखते हैं इसमें, ये देखो, ये सारे के सारे जर्नल हैं, ये HEC रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसमें से कोई आप लेटेस्ट जर्नल आप चूज करें। मेरे ख्याल से एंड में आते हैं जो हम नॉर्मली देख रहे होते हैं। जैसे मैं फोरकास्टिंग के एक जर्नल को देख रही थी। जैसे अगर मैंने ग्रीन फाइनेंस की तरफ जाना है तो मैं उसको देखूंगी। फॉर एग्जांपल है, मैं आपको देख के बताती हूँ कुछ फोरकास्टिंग का जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ ना। जर्नल ऑफ फोरकास्टिंग इंटरनेशनल, चलो जर्नल ऑफ फोरकास्टिंग ही देख लेते हैं। ये फोरकास्टिंग का जो जर्नल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये UK का जर्नल है, इसकी सारी डिटेल है, स्कूपर्स में भी है।
इसको देख लेते हैं। जर्नल ऑफ फाइनेंस भी है बेसिकली, लेकिन वो बहुत मैथमेटिकल फाइनेंस वाला है, इसलिए वो उसको मैं रिकमेंड नहीं करी। देखो इसमें ये लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, ये 16 फरवरी को ये पब्लिकेशन हुई है 20, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको इससे हिंट मिलेगा कि लोग किस तरफ रिसर्च करें। अब ये तो चूंकि मैंने फोरकास्टिंग का जर्नल चूज किया है, तो उसमें आपको स्टॉक प्राइस और इस किस्म की चीज़ें नजर आएंगी, एसिड रिस्क एंड रिटर्न वाली चीज़ें नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेक्स वॉलेटिलिटी है, मतलब जो एक एरिया स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी का मैंने बताया था वो है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, तो जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। मेरा ख्याल है ये एग्जैक्टली नाम है इसका, देख लेते हैं इस पे। कोई भी आप सब स्टैंडर्ड या बिल्कुल ही ऐसा पैथेटिक जर्नल नहीं लेना जो अच्छी से रिकग्नाइज ना हो, उसको एक दफा चेक कर लेना ये JRS पे जाके, तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो लेटेस्ट इशू है उसको देख लेंगे, उसमें क्या काम हो रहा है आजकल। तो ये पुराने इशूज भी देख सकते हैं आप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है कि क्या क्या इसमें, लेकिन इसमें मिक्स आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। आपने याद रखना है कि आपने क्वांटिटेटिव आर्टिकल जो इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन हो, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ नहीं जाना। तो इस किस्म के आर्टिकल्स देखो, यहाँ पे इसने CSR को और उसको कंबाइन किया हुआ है, नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट। देखते हैं इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई जर्नल, ये कौन सा देखते हैं, इसको देख लेते हैं। ये भी UK से है, चलो देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। ये जो जर्नल्स में जाके देखना है, ये बेसिकली आपको आइडिया देगा कि व्हाट वेरिएबल्स आई शुड इंक्लूड। आप इसको गूगल स्कॉलर पे भी कर सकते हैं, ये एक जस्ट एन आइडिया है कि आप इस तरह भी इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो मुझे लेटेस्ट आर्टिकल्स देखते हैं। ये देखो, डू वुमेन डायरेक्टर्स इम्पैक्ट, इसको देखा जा सकता है। तो जस्ट टू हैव एन आइडिया कि क्या रिसर्च, किस तरह की रिसर्च हो रही है। तो फिर वंस अगेन यही मैं कहूँगी कि आपने अभी अपने एरियाज को टारगेट किया, अभी आपने ये अपने टाइटल और टॉपिक को आइडेंटिफाई नहीं किया। अब जैसे ये है, इसने ये वुमेन डायरेक्टर्स का इम्पैक्ट देखा है फाइनेंशियल आउटकम्स पे। अच्छा, अब इसने मेजर कैसे किया, देख लेते हैं कि इसके वेरिएबल्स क्या थे। अच्छा, इसने जो है वो एक नई टेक्निक टॉबेट रिग्रेशन लगाया है इसमें। अच्छा, उसके बाद इसने डेटा कैसे कलेक्ट किया है, इस डेटा जो है इसने देखो, इसमें कुछ स्पेसिफाई इस तरह से नहीं किया हुआ, इसको फिर मज़ीद करना पड़ेगा, डिग करना पड़ेगा कि इसके वेरिएबल्स क्या थे या इसका इकोनोमेट्रिक मॉडल क्या था। तो अब हम साइड हब पे दोबारा जाते हैं, इसका जो DOI नंबर है वो पेस्ट करते हैं, तो हम आर्टिकल खोलेंगे, उसका इकोनोमेट्रिक मॉडल देख लेंगे, और या उसका अगर इसने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जब मैं कहती हूँ तो आई मीन टू से दैट द पिक्टोरियल, वो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल इसका इकोनोमेट्रिक मॉडल देख। पूरा आर्टिकल आपको तब पढ़ने की जरूरत है जब आपने वो वेरिएबल यूज किया हो। फॉर एग्जांपल जैसे देख लेते हैं इसके वेरिएबल्स क्या हैं, इसके वेरिएबल्स, परफॉर्मेंस वेरिएबल्स, इसने देखो ROA लिए, ROE, इसका मॉडल पहले आपको दिखाती हूँ, देखते हैं कि मॉडल क्या है इसका। इसने मेंशन, ये कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं कि जो आप, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने 2 इंडस्ट्रीज का डेटा लिया है, तो हो सकता है एक इंडस्ट्री में जो उसका साइज, या एक इवन इंडस्ट्री में आपने फर्म का, जैसे आप लेट्स सपोज बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो आप देखें कि बैंकिंग इंडस्ट्री में MCB भी बैंक मौजूद है और JS बैंक भी मौजूद है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, एक बैंक मेच्योर है और एक बैंक ग्रोइंग बैंक है। तो इसलिए आप साइज को कंट्रोल वेरिएबल ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आई मीन इन साइज डजंट मैटर इन माई स्टडी। तो जो वेरिएबल्स के आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं ना, फिर आप ये सपोज, इसका मतलब ये होता है कि मैंने अगर इस वेरिएबल को कंट्रोल किया, इसका मतलब ये है कि इन वेरिएबल्स का इम्पैक्ट नहीं है मतलब मेरी स्टडी में। मतलब हो सकता है ना, तो ये सवाल के देखो, तुमने तो बैंकिंग इंडस्ट्री पे स्टडी किया है, तो उसमें तो MCB तो मेच्योर बैंक है और JS बैंक ग्रोइंग बैंक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक दो, मतलब सबको एक
उसमें कैसे कंसिडर कर सकते हैं एक ही कैटेगरी में। फिर आप ये कहते हैं कि मैंने साइज को कंट्रोल कर लिया था, यानी कि मेरी स्टडी में वो कहते हैं ना, वो जो असम्पशंस इकोनॉमिक्स में भी होती हैं कि अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, तो मैंने ये अज्यूम किया है कि मेरी स्टडी में साइज इज कंट्रोल्ड, तो साइज का एक कॉलम आप फिर क्रिएट कर देते हैं और साइज को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद इसमें देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स में इसने क्या क्या लिया है, इसका मॉडल अगर दिख जाए ना तो फिर पता चल जाएगा। इसका तो मॉडल काफ़ी ह्यूज है। एनीवेज पता नहीं यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, होता नहीं, शायद स्किप कर रही हूँ। कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, परफॉर्मेंस वेरिएबल्स, अच्छा इसमें कहीं इसने मेंशन किया होगा यकीनन, फाइनेंशियल आउटकम्स ऑफ द फर्म फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, रिटर्न एंड रिस्क के पर्सपेक्टिव से। अच्छा इसने रिटर्न जो है आरओए और आरओई को मैयर किया है। उसके बाद ये इसने मार्केट जो मैयर है ना, जो रिटर्न की मैयर है, उसने टॉबिन क्यू लिया है, ये इसके थ्रू मैयर किया है इसने। फिर इसने पीबी रेशो ली है। फिर ये देखो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है, 5 ईयर रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये मतलब ये बताने के पर्पस ये इसने स्पेसिफिकली तो मुझे नज़र नहीं आया इसका मॉडल इसने लिखा हुआ मेंशन किया हुआ, लेकिन हाँ उन्हीं स्टडीज़ में मेंशन करते हैं आपको, जो पाकिस्तानी स्टडीज़ और इंटरनेशनल स्टडीज़ दूसरी नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे इसने ये वो वेरिएबल ज़रूर स्पेसिफाई कर दी हैं जो इसने यूज़ किए हैं, आईवीज़ एंड डीवीज़, क्योंकि ये देखो ना इम्पैक्ट चेक करा है किसका, वुमेन डायरेक्टर्स का, कि जो फाइनेंशियल आउटकम्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो वुमेन डायरेक्टर्स के लिए उसने कोई डमी वेरिएबल यूज़ किया होगा, या होता है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में वुमेन डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन ली हो। फाइनेंशियल आउटकम्स में उसने जो नीचे ढेर सारे वेरिएबल आपको बताए थे और विद रिस्पेक्ट टू आरओए आरओई और डिफरेंट मजीद, तो वो इसने वेरिएबल्स लेके इसको मैयर किया गया होगा। तो ये बात है सारी की सारी। तो अभी जो मैंने जो चीज़ें बताई इसमें से कुछ आइडिया हुआ है आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम, आइडिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ना आप अभी थोड़ा 3-4 दिन और लें, इस तरह से कुछ अपनी फैक्ट शीट, मतलब ऐसे मतलब वर्बली अगर आप बताएंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे, मुझे भी समझ नहीं आएगी। तो अगर आप फैक्ट शीट डेवलप करके अपना एक मॉडल डेवलप करें, और फिर आप ये चीज़ें ना पॉइंट्स में नोट, एक स्ट्रक्चर सा पेज पे एक बनाएं, फिर उसमें आप ये देखें कि आप इसका डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडस्ट्री शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि हम जो है वो मिसाल के तौर पर अगर लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बैंकिंग इंडस्ट्री में करता हूँ, तो उसमें मेरी मैं जैसे आपको रिजर्वेशन बताई कि इन्वेंट्री इज अ की वेरिएबल इन द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बट बैंकिंग हैज नो बैंकिंग सेक्टर डजंट हैव एनी इन्वेंट्री। तो फिर आप मुझे उसके लिए जस्टिफिकेशन देंगे कि हम क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है उस सेक्टर को सेलेक्ट करने की, अगर आपको पता है कि उसमें उसका जो कंपनीज लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल ही मतलब एक अनयूजुअल सा सेक्टर है, तो आप उसकी पीएसएक्स पे जाके देखें कि कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, क्या उसमें 5-6 कंपनी लिस्टेड हैं या उसमें कोई 10-15 कंपनी सफिशिएंट। देखो जब आप ये कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि बीबीए जो 8 सेमेस्टर है, इसके सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बिलो एवरेज है, लेट्स सपोज मैं एक ये बात कहती हूँ, ये मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहती हूँ ना, तो मैं किसी एक स्टूडेंट की बेसिस पे ये डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे आई हैव टू टेक अ सफिशिएंट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो मुझे अच्छी खासी कंपनीज का डेटा लेना पड़ेगा कोई एक जनरलाइजेशन बनाने के लिए। अगर मैं ये कहती हूँ ना कि अगर एट द एंड ऑफ द स्टडी मेरा ये कंक्लूजन निकलता है कि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसका बैंकिंग सेक्टर पे कोई रोल नहीं है, कोई उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं है, तो ये तब मेरी स्टडी वर्ती होगी रिसर्चर्स के लिए, या उन बैंकिंग इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी, या पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, जब मैंने सफिशिएंट सैंपल लिया होगा। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में सेक्टर में आपको डेटा ही 4-5 का मिल रहा है, तो इससे आपकी स्टडी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो किसी काम की स्टडी नहीं है। तो उसको ना ही कोई उसको इसको करेगा, क्या कहते हैं ना कि ये ठीक है, मतलब ना ही उसको कोई इंडोर्स करेगा कि ये जो आपने किया है काम ठीक ही किया है, उस पर क्वेश्चन ही होंगे। तो ये काम करके भी इस तरह के क्रिटिसिज्म फेस करना इज नॉट जस्टिफाइड ना। तो सबसे पहले आप अपनी वर्किंग ये इस तरह से पहले ग्राउंड वर्क जो होमवर्क है ना उसको पूरा करें। आप देखें कि आप मैंने जो एरिया शॉर्टलिस्ट किया है उसमें मेरा क्या टाइटल या क्या टॉपिक मेरा क्या होगा, उसमें मैं जैसे मैंने अगर ये कहा है तो मैं उसको किन वेरिएबल्स क्या कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी, क्या मेरा थ्रेड जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है वो क्या होगा, किस तरह से मैं बना रही हूँ मॉडल,
फिर उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं किस सेक्टर पे अगर चेक कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, क्या डिफरेंट लोगों ने भी इसी सेक्टर पे काम किया हुआ है तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब ये। और फिर अगर लेट्स सपोज अगर आप आइडेंटिफाई कर, हो सकता है आपको इंटरनेशनल आर्टिकल देख रहे हो और आपको लगे कि मुझे ये पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए, तो फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में क्या उसकी ज़रूरत है भी, और दूसरी क्या ऐसी स्टडी पाकिस्तान में पहले से हुई तो नहीं हुई। अगर मैं लेट्स सपोज कोई नई इंडस्ट्री चूज कर रही हूँ जो पहले मुझे नहीं नजर आई और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और मुझे उस पर काम करना चाहिए, तो उसमें जाके PSX पे देखें क्या उसकी नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज कितनी है, क्योंकि लिस्टेड नंबर ऑफ कंपनीज की आपको एनुअल रिपोर्ट आसानी से मिल जाएगी। जो कंपनीज लिस्टेड नहीं होंगी उनकी आपको एनुअल रिपोर्ट नहीं मिल सकेगी, बहुत मुश्किल होता है उनकी एनुअल रिपोर्ट को ढूंढना। इवन उनकी वेबसाइट पे भी नहीं आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट मिलती, तो आप डाटा फाइल कैसे बनाएंगे। तो ये पहले जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। मैडम बात सुनिए। जी जी। मैडम रिसर्च पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से करनी है या ओवरऑल? ओवरऑल करेंगे ये तो, जितनी आप ज़्यादा उसको देखो, द थिंग इज मैं ये समझती हूँ कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जैसे जो चीज़ें, जैसे अब ये देखो हम कंसेप्चुअल चीज़ें डिस्कस करें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और मैं आपको ये बार बार ये कह रही हूँ कि हर चीज़ जो भी आप करें उसमें उस क्यों के जवाब के लिए आप हमेशा तैयार रहें। कि जैसे आप कहें ना मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो इफ आई आस्क यू कि व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक, तो यू शुड गिव मी प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि व्हाई यू हैव चोजन दिस टॉपिक, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दिस सेक्टर, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड ओनली पाकिस्तान, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दिस नंबर ऑफ ईयर्स, इनका डेटा क्यों कलेक्ट किया है, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दीज वेरिएबल्स ओनली। ये हर क्यों का जवाब अगर आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब है आपकी रिसर्च बेहतर है। दूसरी चीज़ जो ये मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी चीज़ को समझ के प्रॉपर काम करें तो इवन पाकिस्तान पे भी काम करेंगे, और अगर आपका पूरा प्रोसेस आपने ठीक फॉलो किया है तो आपको अच्छा ग्रेड मिलता है। लेकिन अगर आप 10 कंट्रीज कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करता, बल्कि हंजरा साहब के ग्रुप्स तो ऐसे ही करते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज का डेटा है, आसियान कंट्रीज का 10-10 15-15 कंट्रीज का डेटा है। तो आप देख लें कि एक कंट्री में अगर आपके पाकिस्तान में एक कंट्री के एक सेक्टर में 15 कंपनीज हैं, तो अगर आप 10 कंट्रीज ले रहे हैं तो उनके 10 कंट्रीज के 10 सेक्टर में फिर आप सोच लें कि कितना ह्यूज वॉल्यूम का डेटा है। तो इफ यू कैन डू इट यू कैन, मतलब इट्स नॉट, बल्कि ज़्यादा अच्छी रिसर्च होती है कि देखो इसने कितना काम किया है। बट बात यह है कि आप डाटा तो ज़्यादा इकट्ठा कर लें लेकिन आपको पता नहीं है चीज़ों का और अपने अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो फिर आई सजेस्ट कि आप थोड़ा काम करें लेकिन ठीक काम करें। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं। कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। समझ में आई ये सारी की सारी बातें। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है, एक आखिरी चीज़ जो मैंने आपको सजेस्ट करनी थी। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा है, ये टाइटल मैंने लिखा है और मैं सर्च करने जा रही हूँ इस पे, तो मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। देखो ये 2018 का है, 2015 का है, 2006 का भी है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने 2017 से पीछे नहीं जाना, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कस्टम रेंज। और ये फॉर एग्जाम्पल 2017 से आप करेंगे तो आपके पास आर्टिकल ही सारे 2017 के बाद के आएंगे। देखो जैसे आप देख रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ ये बतानी थी, दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि यहाँ से जो डबल कॉमास, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम, यस। अभी जैसे मैंने डबल कॉमास को क्लिक किया है तो दिस इज आवर, ये APA हमारा यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड वो है, रेफरेंसिंग स्टाइल है। तो ये आपने फिर इसको यहाँ से एंड रेफरेंसेस का जो चैप्टर बनाते हैं ना वो यहाँ से भी कर सकते हैं। और देयर आर 3 सॉफ्टवेयर्स, एक जोटेरो है, एक एंड नोट है और एक मेंडले है। ये जो 3 सॉफ्टवेयर्स हैं ये रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेंडले और जो एंड नोट है वो आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी से मिल जाए बिकॉज दैट इज अ पेड सॉर्ट ऑफ थिंग, और लेकिन जो जोटेरो है वो फ्री है। तो अगर आप जब आप काम शुरू करेंगे, अभी तो खैर आप टॉपिक फाइनलाइजेशन की स्टेज में, जब आप अपना काम शुरू करें और राइटअप करना शुरू करें तो आप जोटेरो का इस्तेमाल करें, उसके ट्यूटोरियल्स देखें यूट्यूब पे, तो और जोटेरो का इस्तेमाल करें, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने रेफरेंसेस को मैनेज करें। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? ज्यादा परेशानी तो नहीं हो गई? काफी ज्यादा परेशानी हो गई है मैम। तो मैम थोड़ी अब जितना परेशानी क्या है। है उतना काफी है मैम, बाकी बाद में। चलें ठीक है, इसको ये जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं इनको ज़रा दोबारा से सुनना, इसको उसको अच्छी तरह ध्यान से, कोई चीज़ समझ में ना आए तो नोट करके ग्रुप में मुझे बताओ, ताकि फिर हम इसमें मजीद मैं बात करूँगी। क्योंकि ये जो चीज़ें ना, फॉर एग्जांपल जैसे रिसर्च है ना, ये करके आएगी, मतलब आप करना शुरू करेंगे काम, देन यू विल सी। इस तरह ये इज़ नॉट लाइक अ सब्जेक्ट जो मैं आपको लेक्चर दे दूँ और आप कर लें। जब तक आप करेंगे नहीं तो यू वोंट बी। और फिर इसी तरह ही होता है, जब आप जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी ना, तो देन तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा इनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको इनको ये सजेस्ट करना है। नहीं तो मैं तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज चीज़ें शेयर की हैं, ये जर्नल्स की से रिलेटेड जो बात है, गूगल स्कॉलर से रिलेटेड,
जैसे फैक्ट शीट से रिलेटेड बात है, तो ये जैसे एसआई हब से रिलेटेड, ये मुझे तब अभी एहसास हुआ जब मैंने 2-3 ग्रुप्स के मैसेज देखे और सुने। तो ये बात है। लेट्स सपोज अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि मुझे कैसे अपना टॉपिक शॉर्टलिस्ट करना है या कॉम्बिनेशन इकोनोमेट्रिक मॉडल कैसे बनाना है, तो आप 4-5 आर्टिकल अपने पर्टिकुलर एक लेटेस्ट वाले अपने जो एरियाज, मतलब जो ब्रॉड एरिया है ना, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, तो वो आर्टिकल्स लेटेस्ट अच्छे जर्नल वाले वो डाउनलोड करें उसको और फिर मुझसे शेयर करें। तो फिर हम इस पे एक ग्रुप वाइज मीटिंग रख लेते हैं और हम मॉडल बना लेते हैं अपना। थोड़ी सी इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरे साथ कर लें बैठ के, लेकिन उससे पहले ये है कि अपनी वर्किंग थोड़ी सी देख लें। एरिया मतलब ऐसा ना हो कि एक दफ़ा आप डिसाइड कर लें और फिर आप उसको बाद में चेंज करना पड़े, तो फिर मतलब वही एक्सरसाइज बार-बार इज़ नॉट अ फ़ायदेमंद बात नहीं है, टाइम वेस्टेज है कि बार-बार आप एरिया अपना चेंज करते रहें। एरिया एक दफ़ा अच्छे से आप डिसाइड कर लें 1-2 दिनों में और फिर मुझे बताएँ, ग्रुप वाइज़ हम मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। या मुझसे पहले आर्टिकल शेयर कर लें ताकि मैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ, उनके मॉडल्स देख लूँ, फिर आई विल बी एबल टू सजेस्ट यू समथिंग। ठीक है? मैडम आप यूनिवर्सिटी आती हैं? नहीं, आजकल तो बंद है। आज मैं गई थी, आज गई तो एडमिन में ही 1-2 लोग आए हुए थे। तो टीचर्स तो में से तो कोई नहीं था। मंडे में शायद चक्कर एक लगे। इसी तरह ऑन एंड ऑफ ही है, मतलब रेगुलर नहीं जा रही। ओके। तो ये बात है। तो अगर तो ये मतलब नॉर्मल आपको शायद पता हो कि डायरेक्टर साहब भी रिटायर हो गए हैं। तो अभी मे बी शायद जो नए डायरेक्टर साहब आए, लेट्स सी कि वो क्या सिचुएशन होती है। तो मे बी अगर रेगुलर हम फैकल्टी जाना शुरू होगी और उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, तो फिर विल माइट हैव मीटिंग वहाँ पे कैंपस में भी कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन उसको इंतज़ार में अभी अपना टाइम ना ज़ाया करें आप। ठीक है? तो कम से कम एरिया अपना देख लें, इस तरह थोड़ा-सा। अभी कोई ऐसा लिखने-लिखाने का काम तो नहीं शुरू करना ना, अभी तो हम आप उस पे ब्राउज़िंग कर रहे हैं, आप देखें, एरियाज़ देखें, डिफरेंट जर्नल्स को देखें, अपना रिसर्चर वाला माइंडसेट डेवलप करें, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। एक दफ़ा सारी चीज़ें डिसाइड हो गई ना, तो देन देयर इज़ नो एनी हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं होगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट इन वेरी क्विकली। लेकिन अभी मसला ये है कि अभी हर्डल्स बहुत आ रही हैं, अभी टॉपिक का नहीं पता, फिर टॉपिक देखते हैं तो फिर इंडस्ट्री का नहीं फाइनल होता, फिर वेरिएबल्स नहीं फाइनल हो रहे, वेरिएबल्स का डेटा कैसे आएगा, मॉडल कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ें अभी ये प्रॉब्लम्स है ना। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले इनको इनका एक आउटलाइन पहले रेडी कर लें कि मैंने क्या-क्या किस करना है, डेटा में कलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपका मॉडल फाइनल हो जाए, टॉपिक फाइनल हो जाए, लेकिन आपको डेटा ही ना मिले। तो ये चीज़ें ज़रा एक दफ़ा ओवरव्यू देख लें कि आपको एनुअल रिपोर्ट मिल रही है। ऑब्वियसली अगर एनुअल रिपोर्ट है तो डेटा तो मिलेगा ही। तो ये इस तरह की चीज़ें ज़रा पहले ओवरव्यूज़ एक कर लें, वो कहते हैं ना एक बर्ड्स आई व्यू, वो आपका रेडी हो, तो फिर आप बाकायदा काम राइट अप तब स्टार्ट करें। इसके लिए 2-4 दिन ले लें और डिस्कशन कर लें और उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। फिर मेथोडोलॉजी हम साथ-साथ उसको देखते जाएँगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि जो किसी आर्टिकल में, लेट्स सपोज़ अगर एक आर्टिकल आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का देखा और उसने बड़ी मुश्किल मेथोडोलॉजी लगाई हुई है जो आपको समझ नहीं आई और आपने उसे बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना। अगर लेट्स सपोज़ आपको एक आर्टिकल पसंद आ रहा है, जैसे अभी ये हमने आर्टिकल देखा वुमेन लीड वाला। ये आर्टिकल का टॉपिक बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा न्यू है और ये हमें बहुत कम इस पे रिसर्चेज़ मिली हैं। जैसे अब देखो, मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फर्म परफॉर्मेंस का एक आर्टिकल लिखा ही तो मेरे पास दर्जन के करीब से ज़्यादा आर्टिकल्स आ गए। इवन 2020 में भी कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए। इसका मतलब है कि ये एरिया बहुत कॉमन है। तो लेट्स सपोज़ आपको कोई ऐसा एरिया, किसी आप जर्नल में से ऐसा कोई टाइटल गुज़रता है आपकी नज़र से, जो आपको लगता है कि ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी आप देखते हैं और आप कहते हैं, ओहो! ये तो बड़ी मुश्किल लग रही है, तो ये तो नहीं हमसे होगा। तो ऐसी बात नहीं है। उसने मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल की है, वी कैन अल्टर द मेथोडोलॉजी। कोई ऐसी हरफ़े आखिर नहीं है कि वही मेथोडोलॉजी। ये भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है समटाइम्स कि आपने डिफरेंट कोई न्यू मेथोडोलॉजी, फॉर एग्जांपल हो सकता है उसने ओएलएस रिग्रेशन इस्तेमाल किया हो और हम जीएमएम इस्तेमाल कर लें, तो दैट इज़ आल्सो अ मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं। तो ये मेथोडोलॉजीज़ और मुश्किल-मुश्किल मेथोडोलॉजीज़ देख के घबराना नहीं है। अभी हमने टॉपिक पे देख लें, तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली मेथोडोलॉजी को देख लेंगे। अगर आपको मेथोडोलॉजी के मुझसे जाना है टॉपिक पे तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट स्टिल एरिया तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। ठीक है? ओके मैम। अब एक दफ़ा इस पे वर्किंग करके देखें, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताएँ। मैं आई होप कि जो थोड़ी-सी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो आपको उससे थोड़ी-सी आइडिया एक मिला होगा कि क्या क्या चाहते क्या हैं हम मैम आप लोगों से। मैम हमारी वर्किंग तब स्टार्ट होगी ना जब हम अपना मतलब ना
अब मैं एरिया और टॉपिक जब डिसाइड कर लेंगे। हाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी ना, हमसे वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज लेक्चर से मुझे इतना आइडिया हो गया कि जब तक हम फैक्ट शीट बना के आपको दिखाएंगे नहीं ना, तो तब तक काम नहीं बढ़ सकता आगे। एक दफा क्योंकि बना के देखो हमें ना। पता है, क्योंकि हमें मैम हमें एक डायरेक्शन ही नहीं पता ना, हमने काम किस टॉपिक पे करना क्या है। आज आपने जो कुछ चीजें बताई हैं उससे कुछ आइडिया हुआ है। सो अब इंशाल्लाह 3-4 दिन में आपको डिसाइड करके फैक्ट बिल्कुल बता दें। आप 4-5 आर्टिकल्स लेटेस्ट वाले जो है गो थ्रू करें, एक फैक्ट शीट बनाएं प्रॉपरली और फिर मुझसे शेयर करें। फिर हम इसमें से कोई मॉडल बनाते हैं या कोई चीज़ देखते हैं कि किस तरह से हम नोवेल्टी लेके आ सकते हैं जो आप रिसर्च करें, और हम ये जस्टिफाई कर लें कि जो मैंने रिसर्च किया है इट्स वर्दी ऑफ पब्लिकेशन, ये ज़रूरी थी रिसर्च करनी और ये बहुत नोवेल्टी है, इसमें मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द लिटरेचर। यही चीज़ आपने बतानी होती है, ये साबित करनी होती है। दैट्स इट। तो आप करके भेजें, कोई बेशक 1-2 एरियाज़ पे बना के भेजें। 4-5 आर्टिकल्स ही गो थ्रू करने को, पूरा तो नहीं पढ़ना। एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अगर नहीं समझ में आती तो उसके इकोनोमेट्रिक मॉडल पे जाओ। इकोनोमेट्रिक मॉडल के बाद उसके कंक्लूजन को पढ़ो, क्योंकि कंक्लूजन में उसने यकीनन रिकमेंडेशन दी होती है फ्यूचर रिसर्चर के लिए, अपनी स्टडी की लिमिटेशन बताई हुई होती है। वहाँ से भी आपको क्लू मिल जाता है कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, ये करके देखें, फिर मुझे बताइएगा। फिर हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक दोबारा मीटिंग कर लेंगे, अदरवाइज फिर ग्रुप वाइज भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। तो इसमें कोई आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप ग्रुप के साथ में चाहते हैं कि हम मीटिंग कंडक्ट करें तो वी कैन डू दैट एज वेल, बट अपनी वर्किंग आप कर लें, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है मैम I'm sorry, जी excuse me जी मैम। जी जी। मैम अगर बेहतर होगा ग्रुप वाइज ही मीटिंग कर ले, क्योंकि वहाँ पे सारे अपने जो अपने ग्रुप के रिलेवेंट जो जो उन्होंने टॉपिक सिलेक्ट किया उस पे ओपनली डिस्कस कर सकेंगे। हाँ अब यहाँ क्लास श्योर में श्योर, मतलब बिल्कुल हर बंदे की और हर ग्रुप के अपने टॉपिक पे, तो इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो हम बिल्कुल वहाँ ठीक पे है। मतलब इजली एक्सप्लेन कर सकेंगे ना कि हम किस टॉपिक का सोच रहे हैं, और मतलब तो जी तो मैम। परफेक्ट है। आप एक काम करें ना, आप अपनी जो भी आपने वर्किंग कर ली है या करनी है, जो भी सिनेरियो है, आप एक ग्रुप में एक मैसेज फ्लोट करें, अपने जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है अपने मेंबर्स के साथ, एक मैसेज फ्लोट करें मीटिंग का। तो आई सजेस्ट यू टाइम, तो उस पर फिर कनेक्ट कर लें। ये तो मैं तो ये जो मीटिंग मैंने सबके ठीक है साथ मैम। इकट्ठी ये जो अभी अरेंज किया है, ये इसका पर्पस ये है कि जैसे देखो अब ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है ना जो मैंने बताई है, कि जैसे आपने एचजीआरएस पे जाएं, आप गूगल स्कॉलर, आप आर्टिकल कैसे, ये सबके लिए सेम है ना, ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए जानना जरूरी है। तो इसलिए ये एक कलेक्टिवली मीटिंग आपके साथ शेयर होगी। अगर आप ग्रुप यस मैम। वाइज मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें आप अपने से ही टॉपिक की बात करें, तो फिर आप मुझे सजेस्ट करें कि हमने मीटिंग करनी है, तो मैं आपको टाइम बता दूंगी, आप उस पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वो बट उस सूरत में हो सकेगा ना आपने मैडम थोड़ी बहुत ग्रुप वाइज वर्किंग की हो। मीटिंग जी जी, वर्किंग अपनी बट कर लें तो मैडम ताकि ग्रुप वो वाइज मीटिंग में बेनिफिशियल तो हो। जी जी। ग्रुप वाइज मीटिंग तो 3 दिन के बाद अरेंज कर लेना, हम सर्च कर लें, हमारे कोई क्वेश्चन होंगे चलो पूछ लेंगे बाद। ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप जैसे आप कंफर्टेबल हो कि हाँ अब थोड़ा बहुत काम हो गया है, तो आप मुझे मैसेज एक अपने ग्रुप में बता दें, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी टाइम। ओके मैम। ठीक है, जब आपको लगे ना कि नाउ वी कैन इवन, अगर कल या परसों आपको लगता है कि अब हमें हमने कुछ सर्चिंग कर ली है, तो हमने मीटिंग करनी है, हमने कुछ पूछना है, तो आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना। जब आप मुझे बताएंगे नहीं, तो ये तो मैंने खुद से इनिशिएट किया ना, मुझे वो 2-3 मैसेज आया तो मुझे लगा शायद मैं नहीं समझा पा रही, तो आई थॉट कि आई शुड कंडक्ट अ मीटिंग। तो ये तो मैंने खुद से इसलिए आपको बताई कि लिंक शेयर किया और टाइम अभी अचानक से 5 बजे बता दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी या कोई कंफ्यूजन फेस हो रही है और नहीं समझ आ रही चीज़ें ग्रुप के साथ, तो आप मुझे बताएं, हम ग्रुप वाइज मीटिंग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें भी। ये तो आपने ओके बताना मैम। है, आप बताएंगे तो आई कंडक्ट द मीटिंग। ये तो मैंने इनिशिएट की थी ना, इसीलिए की थी ताकि थोड़ी सी शायद मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँ आपको, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ी चीज़ों का पता चल जाए ना, कुछ समटाइम पता भी नहीं होता चीज़ों का, तो इसलिए भी मुश्किल आ रही होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है मैम। एक्चुअली हम हमारा जो ग्रुप है हमने टॉपिक्स 2-3 सिलेक्ट किए थे ना, हम्म लेकिन अब उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी। तो अब देखो जनरली अगर उस ग्रुप में साथ मीटिंग हो तो हम वो 3 से 4 जो भी टॉपिक सिलेक्ट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आप हम्म कहेंगे कि आपको इस टॉपिक में मतलब काम करने में आसानी होगी, और जो भी सारे मटेरियल्स वो आसानी से मिल जाएंगे। तो हम हम्म फिर प्रॉपर उसी हिसाब से काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट है, नो इशू। आप बस जब भी आपने मीटिंग कंडक्ट करनी हो, आप एक मैसेज फ्लोट कर दें अपने ग्रुप में कि हमने मीटिंग हम चाह रहे हैं करना, तो मैं आपको फिर टाइम सजेस्ट कर दूंगी, तो हम कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम।
ठीक है, ठीक है। तो चलें फिर इसको भी कंक्लूड कर रही हूँ मैं, ये इसको मैं शेयर भी कर देती हूँ, इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपके साथ, इसको आप दोबारा भी सुन लें, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको ज़रा सोचें, थोड़ा सा इंटरनलाइज करें, जो 1-2 दफ़ा सुनेंगे ना तो आपको फिर समझ में आएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी तरह फिर अगर आप रिसर्च करेंगे तो उस ये जो टाइम आप लगा रहे हैं ना और एक स्किल आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली ये स्किल है ना, तो उसको अच्छे सेंस में, मतलब जस्ट फॉर द सेक, ऐसा नहीं कि टाइम गुजार दें और ये प्रोजेक्ट निकल जाए, ऐसे नहीं। अगर आप वाकई में इसको सीखना चाहते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। एक दफ़ा टेक्निक आ गई तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आपको ये समझ में आ गई कि करना कैसे, तो फिर कोई इशू नहीं होगा कभी भी आगे भी, इवन स्टडीज़ में। तो ये बात है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में मुलाकात होती है आपसे।